A very good morning to all of you. So, today we are going to start our new chapter, which is chapter 2, Political and Economic History, King, Farmers, and Towns, c. 600 BC to 600 AD. Remember, the timing is 600 BC to 600 AD. In this chapter, we are going to study about the whole history, about especially the political and economic history, king, farmers and towns, which means Raja, Kisan or Nagar. The long stint of around 1500 years. Here we are talking about 1500 years. जो लॉन्ग स्टिंट यानी कि जो टाइमिंग है वो कितना है 1500 ईयर्स का आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज सिग्निफिकेंट फ्रॉम मेनी व्यू पॉइंट्स. हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो हम अब पढ़ रहे हैं वो 1500 ईयर्स की बात हम कर रहे हैं टाइमिंग की. It was during this period that a number of developments took place in various parts of the Indian subcontinent. Now अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारी डेवलपमेंट हमको क्या हुआ देखने को मिले, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए. द पीपल लिविंग ऑलमोस्ट द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कंपोज द ऋग्वेद विच इज़ रिगार्डेड as the oldest book not only of India but of the whole world. The people living लोग इंडस के living along the Indus and in its tributaries. इंडस जो रिवर थी और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी यानी उससे जुड़ी जितनी रिवर थी वहाँ रहने लगे थे. ऋग्वेद कंपोज हुआ था और उसको इन्होंने रिगार्ड किया था एज द ओल्डेस्ट बुक, ना सिर्फ इंडिया की बट पूरे वर्ल्ड की, होल वर्ल्ड. Agricultural settlements came into emergence in many parts of the subcontinent, including North India, the Deccan Plateau, and parts of Karnataka. Now here we find some agriculture settlements. कुछ agriculture settlements हुए जो कि कहाँ कहाँ देखने को मिले, किन किन पार्ट्स में. नॉर्थ के, इंडिया के नॉर्थ के पार्ट में, डक्कन प्लेटू और कुछ कर्नाटक के पार्ट्स में हमें क्या देखने को मिले, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स यानी एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ सेटलमेंट्स हुए. एविडेंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ पास्टोरल पॉपुलेशन. पास्टोरल जिसको हम कहते हैं चारगा, तो यहाँ पे हमें क्या किस चीज़ का एमर्जेंस मिला, पास्टोरल पॉपुलेशन का. उसके एविडेंसेस मिले किस प्लेस पे, एविडेंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ पास्टोरल पॉपुलेशन इन द दक्कन एंड फर्दर साउथ हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड. In the opinion of the scholars, the use of iron in South began around 1100 BC. South का जो scholars थे उनके हिसाब से आयरन का यूज़ जो है वो होना शुरू हो गया था. द यूज़ ऑफ आयरन इन साउथ इंडिया, वो भी साउथ इंडिया में 1100 BC के टाइम की ये लोग बात कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑफ दैट टाइम. उस टाइम पे वहाँ पे क्या होना शुरू हो गया था, आयरन का यूज़ होना शुरू हो गया था. इट सीम्स दैट South India witnesses sudden transformation from Stone Age to Iron Age. Here the people of South India और South India ने क्या यहाँ पे विटनेस किया था कि एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक चेंज आया. कैसा, सडन से स्टोन एज से आयरन एज का उनको चेंज दिखाई पड़ा. विच मीन्स क्योंकि आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था तो उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बताई कि वो एक उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन दे फाउंड, ट्रांसफॉर्मेशन विच दे कॉल, उन्होंने उस चीज़ को बोला कि स्टोन एज से उसको वो चीज़ किस तरफ चली गई, कन्वर्टेड इनटू आयरन एज विदाउट any Chalcolithic or Bronze Age in between them. The culture which originated in South India after the Stone Age is known as Megalithic culture. अब यहाँ पे जो आपका साउथ जो कल्चर ओरिजिनेट हुआ यानी कि जो कल्चर आया स्टोन एज के बाद उसको बोला गया मेगालिथिक कल्चर. द वर्ड मेगालिथ लिटरली मीन्स बिग स्टोन. मेगालिथ का मतलब होता है बड़ा स्टोन, बड़ा पत्थर. सो उसको मेगालिथिक कल्चर बोला गया. इन दिस एज द डेड वॉज बरीड अमिस स्टोन्स इन ग्रेवयार्ड्स अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया. जो भी मरे हुए लोग होते थे इस एज में, इन दिस एज, दिस एरा, उस एरा की बात हो रही है. दे आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम, दैट एज. तो जो भी डेड पीपल्स होते थे ये उनको क्या करते थे, कब्रिस्तान में उनको दफना देते थे. हैबिटेशन एरिया से
दूर, यानी कि जहाँ पे हैबिटेंट्स रहते हों, जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरिया से दूर कब्रिस्तानों में वो ले जा करके उन लोगों को दफना दिया करते थे. लार्ज स्टोन्स वर प्लेस्ड ऑल अराउंड द ग्रेव्स. बड़े बड़े स्टोन्स को क्या किया जाता था, वहाँ पे लगा दिया जाता था. हेंस दे वर नोन एज मेगालिथ्स. इन साउथ इंडिया दिस काइंड ऑफ elaborate burials begin with Iron Age. At many places pots and iron artifacts like sickles, tripods, tridents, spearheads, etc. have been found in the burials. अब कुछ कुछ जगहों पे उनको तरह तरह की चीज़ें मिली, यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था वहाँ पे ट्राईपॉड्स, ट्राइडेंट्स, स्पीयर हेड्स, यानी कि यही सब जो है लोहे की चीज़ें, सरिया वगैरह, हसिया सरिया जिसे हम कहते हैं, और काफ़ी मतलब यही सब ट्राईपॉड्स, ट्राइडेंट्स, इनको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली. Reconstruction of history of the period under consideration. The sources helpful in the reconstruction of the history of the period 600 BC to 600 AD can be classified mainly into two categories. दो कैटेगरीज में इन्होंने इसको क्लासीफाई किया है, इसका रिकन्स्ट्रक्शन जो है इसका हिस्ट्री का. द लिटरेरी सोर्सेज एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. एक है आपका लिटरेरी सोर्स एंड सेकेंड वन इज योर आर्कियोलॉजिकल सोर्स. ऑफ दीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर मोस्ट रिलायबल एंड इम्पॉर्टेंट. तो इन दोनों सोर्सेज में जो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दैट इज़ योर आर्कियोलॉजिकल सोर्स. वो आपका कौन सा सोर्स है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. इन द प्रेजेंट मेनली इंक्रिप्शन, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग फॉल अंडर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अब इनके अंदर जो हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमको? कॉइन्स मिले, इंक्रिप्शंस मिले, मॉन्यूमेंट्स मिले, बिल्डिंग्स आई, टेक्स्ट आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे विजुअल्स भी आए जिससे हमको इनके बारे में पता चलता है. इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल स्टडी हाउ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज स्पेशली द इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन्स हेल्प अस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड अंडर कंसिडरेशन. अब इस चैप्टर में हमको जो हमारा मेन हमारा सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, उससे हमको क्या पता चलेगा कि इसके हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले, कॉइन्स मिले, वो सारी चीज़ें हमको हेल्प करेंगी इसके रिकंस्ट्रक्शन को और इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट अप वी हैव इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. कितना इंपॉर्टेंट है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑक्यूपाई अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में या उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी significant. It is so because of many prominent causes. बहुत सारे इसके reasons भी हैं. क्या reasons हैं? The period of the authorship of the Indian text is not well ascertained. Hence they fail to provide us a real picture of the social and economic conditions of a specific period. In literary sources, writer owns very often proves to be an obstacle in producing a real picture. For example, the Chinese writer describe Indian society only from Buddhist point of view. Third, the copier of the text have made new additions. The archaeological sources have provided us such information which could not be procured otherwise. Now, most importantly, what we are going to study is inscriptions. इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो है हमें जो सोर्सेज मिले, दैट इज़ योर इंक्रिप्शंस, कॉइन्स, टेक्स्ट. सो जो हमें ये इंस्क्रिप्शन मिले, इंस्क्रिप्शंस ऑक्यूपाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस अमंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके इंस्क्रिप्शंस. In the words of Fleet, it is almost entirely from a patent examination of the inscription that our knowledge of ancient political history of the India has been derived. Hardly any definite dates and identification can be established except from them. Inscriptions are writing engraved on hard surface such as stone, metal or pottery. जो हमको वहाँ से इंस्क्रिप्शंस मिलते थे वो किस पे लिखे हुए मिलते थे? स्टोन्स पे, मेटल पे, पॉटरी पे. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपीग्राफी. इस स्टडी को, इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी हमने किया उसको बोलते हैं एपीग्राफी. And the study of the old writing used in inscription and other records is called paleography. The inscriptions have been found on stones, pillars, stoops, rocks, walls of the temple, bricks, images, copper plates and seals, etc.
जो भी वहाँ पे पिलर्स लगे हुए होते थे, स्तूप होता था, रॉक पत्थर पे, और मंदिरों के वॉल्स पे, ब्रिक्स यानी ईंटों पे, कॉपर प्लेट्स पे, सील्स पे ये लिखा हुआ हमें वहाँ पे मिला। तो इन सारी चीज़ों पे हमको क्या मिले? इंस्क्रिप्शंस मिले। They usually record the achievements, activities or ideas of those who commence them. जो भी इन इंस्क्रिप्शंस मिले वो इन चीज़ों पर लिखे हुए मिले, और इसी से हमको उनकी अचीवमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़ और उनके आइडियाज़ के बारे में पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज दैट अगर लेट मी गिव यू अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, आर डेली लाइफ एग्जाम्पल, जो कि हम खुद से भी वी कैन ईजिली रिलेट टू आवर सेल्स ऑल्सो, कि अगर हम किसी भी ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कैसे किसी चीज़ के बारे में पता चलता है? जब हम वहाँ पे इन चीज़ों को देखते हैं। सपोज दैट वहाँ पे हमें कोई कॉइन मिलता है या इंस्क्रिप्शंस यानी वहाँ की दीवारों पे लिखा हुआ मिलता है, तो हमें ये पता चलता है हाँ यहाँ पे ये चीज़ था, या ये चीज़ इनकी हिस्ट्री है, या इस किंग की, ये किंग ऐसा था, इस किंग की ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये चीज़, दीज आर द थिंग्स, दीज कॉइन्स, टैग्स, इंस्क्रिप्शंस आर द थिंग्स विच हेल्प अस, ये हमको हेल्प करती हैं टू नो अबाउट ऑल दोज हिस्ट्री. So these are the very important and significant sources. By which we can easily reach to that places, to that history, to those history, to that time. उस वक्त तक हम पहुँच सकते हैं, उन पुरानी चीज़ों को हम जान सकते हैं by the help of all these sources. Deciphering the inscriptions. Now we are going to study about all this in deep. As has already been mentioned, the Ashokan inscriptions from Kalsi in the north and Uttarakhand to Mysore in the south have been found in Brahmi script. अब यहाँ पे हमको अशोक का कुछ इंस्क्रिप्शंस मिला, जो कि कलसी इन द नॉर्थ से लेके उत्तराखंड से मैसूर इन द साउथ हैव बीन फाउंड मिली। वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन जो कि किस में लिखी हुई थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। दिस स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सी फिगर नंबर 2.1 एंड इंस्क्रिप्शन फ्रॉम सांची हियर. यहाँ पे इस फिगर में वी कैन यू कैन सी दिस. आई होप यू कैन सी द फिगर क्लियरली. फिगर मिला है जिसमें कि एक इंस्क्रिप्शन है सांची का, मध्य प्रदेश का. इसी तरीके से इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिस पे लिखा हुआ मिलता है, स्क्रिप्ट लिखी हुई मिलती है. दिस स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस स्क्रिप्ट इज मदर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. द स्क्रिप्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेज लाइक हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एक्सेट्रा इन्वॉल्व फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट. सो अगर इंस्क्रिप्शंस की, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंस्क्रिप्शंस, तो वो हमको स्क्रिप्ट में मिले हुए लिखे हुए मिलते थे, जो कि हमको उस टाइम, पुराने टाइम की हिस्ट्री को जानने में क्या करते थे? हेल्प करते थे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस ईजिली. थैंक यू.